फेडरलिज्म के प्रीवियस फीचर्स के अलावा यानी कि पुरानी विशेषताओं के अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं। जैसे फेडरलिज्म को मानने वाला जो देश होता है यानी कि संघीय व्यवस्था को मानने वाली जो कंट्री होती है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है और इसका एडवांटेज क्या होता है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है यानी कि दोनों का जो क्षेत्राधिकार है, काम करने के एरियाज, उनको ठीक से डिफाइन किया जा सके, ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट काम करते समय एक दूसरे के कामों में ओवरलैप ना करें और उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन फिर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट को पीसफुली सेटल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विवादों का निपटारा करने के लिए भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, जो इंडियन फेडरलिज्म का चौथा फीचर है। इन मेन फीचर्स के अलावा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, जो फेडरलिज्म को ज्यादा मानता है लेकिन इसके साथ साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स को भी एक्सेप्ट करता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान, इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। इतने पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगे बताने के लिए कि इंडिया किस तरीके से एक फेडरल कंट्री है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इंडिया पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है, जिसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, लेकिन फेडरलिज्म के संघवाद की विशेषताएं ज्यादा पाई जाती हैं और यूनिटरी की विशेषताएं बहुत कम। आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले हमें दो चीजों को और समझना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइजेशन और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको ये बात पता है कि एक देश को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और इसके नीचे लोकल गवर्नमेंट भी होती है। तो अगर सारी पावर, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, राइट, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के दो मतलब हो सकते हैं, पहला कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट से पावर ले करके सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हो, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एम्पावर हो सके और उसके पास सारी पावर आ सके। इन शॉर्ट, अगर किसी देश में, अगर किसी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन, हिंदी में केंद्रीकरण। लेकिन इसके अपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके देश में सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले करके कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट और कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करने की कोशिश करी जाए, इसी कॉन्सेप्ट को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सा मतलब, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करने की कोशिश करी जा रही है ताकि वो अपने कामों को बेटर तरीके से कर पाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी नीचे की गवर्नमेंट के पास अगर पावर है तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट को हम और पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम अपने देश में डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। और इसी डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल है हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए किया गया अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट यानी कि गांव में पंचायत और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज, गांव में रूरल एरिया में पंचायत और नगरों में, शहरों में जिसको हम नगर पालिका कहते हैं, इसी को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसको एम्पावर करने के लिए जो स्टेप उठाए गए उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल्स के रूप में देख सकते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, जिसको गांव में पंचायत यानी कि रूरल एरियाज में पंचायत और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है, उससे रिलेटेड एक टॉपिक को समझेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे लोकल गवर्नमेंट की कंडीशन 1992 से पहले और 1992 के बाद। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 1992 क्यों? क्योंकि 1992 में हमारे देश की गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा था।
तो उसी वजह से लोकल गवर्नमेंट 1992 के बाद हमें ज्यादा पावरफुल देखने को मिलती है और 1992 से पहले हमें वीक देखने को मिलती है। तो इसी डिफरेंस को हमें इस टॉपिक में कवर करना है, जिसमें हम देखेंगे कंडीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर 1992, स्थानीय सरकार की स्थिति 1992 से पहले और 1992 के बाद। देखिए, हमारे देश में महात्मा गांधी जी लोकल गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करते थे और उसी के इंपैक्ट के रूप में हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में गांव में पंचायत को और अर्बन एरियाज यानी कि शहरों में म्युनिसिपैलिटीज को स्टैब्लिश करा गया, यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के रूप में पंचायत और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के रूप में म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं को स्थापित करा गया। लेकिन इन पे पूरी तरीके से स्टेट का कंट्रोल होता था, इनके पास बहुत ज्यादा खास पावर नहीं थी। इसके अलावा कई बार इनका रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था। पंचायत का टर्म भी 5 साल का होता है, लेकिन यहां पे देखा गया कि 5 साल में इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन में बहुत डिले हो रहा है, कई कई बार तो 15 साल हो जाते थे, पंचायत का इलेक्शन नहीं हो पाता था। इसके अलावा यहां पे लोकल गवर्नमेंट को काम करने के लिए रिसोर्सेज और पावर की जरूरत थी जो इनके पास नहीं थी। 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा वीक दिखती है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा है, ना उनके पास पावर है, ना उनके पास अपनी कोई अथॉरिटी है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट उन्हें रेगुलेट करती है वैसे वैसे वो काम करते हैं और उनके प्रॉपर इलेक्शन भी नहीं हो पाते। इस वजह से कई बार लोकल गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो पाती थी। तो इन सारी चीजों की वजह से 1992 से पहले हमें लोकल गवर्नमेंट कंपैरेटिवली वीक यानी कि तुलनात्मक रूप से कमजोर देखने को मिलती है। और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए, इसी ड्रॉबैक, इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करे, 73वां और 74वां संशोधन करा। ये जो 73rd अमेंडमेंट हुआ उसका एम था कि पंचायत को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकार रूरल लोकल गवर्नमेंट है पंचायत, उसको स्ट्रॉन्ग करा जाए। और 74th अमेंडमेंट का एम था कि जो म्युनिसिपैलिटीज है यानी कि नगर पालिका है, जिसको आप अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि नगरीय स्थानीय सरकार कहते हैं, उसको मजबूत बनाया जाए। उस एम से ये दोनों अमेंडमेंट करे गए थे और इनके इंपैक्ट के रूप में हमें लोकल गवर्नमेंट की पावर बढ़ती हुई दिखती है, वो और ज्यादा एम्पावर हमें दिखती हैं। जैसे 1992 से पहले जहां पंचायतों के रेगुलर इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, 1992 के बाद हम क्या देखते हैं कि इनके रेगुलर इलेक्शन होने लगे, स्थानीय सरकारों के नियमित चुनाव होने लगे, क्योंकि इनके चुनावों को करवाने के लिए, इनके इलेक्शन को करवाने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसको कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, जो इनके इलेक्शंस को लगातार करवा रही थी। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के अंदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर को न ट्रीट करें, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि रिजर्वेशन किया गया कुछ सीट्स के ऊपर एससी, एसटी एंड ओबीसी का, यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं में, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में सीटें आरक्षित करी गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, ताकि इन कास्ट को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल पाए, इन जातियों को, इन समुदायों को एक राजनीतिक बढ़त मिल पाए। इसके अलावा वुमेन्स के साथ भेदभाव ना हो, वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए इन इलेक्शंस की ये जो पंचायतें थी या फिर म्युनिसिपैलिटीज थी यानी कि लोकल गवर्नमेंट की सीटों में 1/3 सीट, 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, ताकि पॉलिटिक्स में उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़े। इसके अलावा पावर और रेवेन्यू के शेयरिंग के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच पावर और रेवेन्यू बटे, ताकि लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर आए और वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो इसके शेयरिंग के लिए प्रॉपर प्रोविजन करा गया और फाइनेंस की दिक्कत ना हो, इसके लिए इन अमेंडमेंट्स के थ्रू स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना करी गई, जो इंश्योर करता है कि जो वित्त होता है, जो फाइनेंस होता है, वो लोकल गवर्नमेंट को लगातार मिलता रहे, ताकि वो अपने काम को बेटर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट की कंडीशन काफी ज्यादा वीक थी, लेकिन 1992 में जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट होते हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू होता है, इसके द्वारा, इसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए काफी स्टेप्स उठाए गए, जिसमें उनके रेगुलर इलेक्शन, इसके अलावा स्टेट और
फाइनेंस एंड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस किए गए, जिसके इंपैक्ट के रूप में आज हमें पंचायत एक बहुत ही स्ट्रांग बॉडी के रूप में काम करते हुए दिखती है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी समय के साथ बढ़ रहा है। अब हम समझते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत की विशेषताएं, उनके फीचर्स। अगर हम पंचायत की बात करें तो प्यारे बच्चों, हर गांव में या फिर गांव के समूह में, इन ईच विलेजेस और द ग्रुप ऑफ विलेजेस, हमें क्या देखने को मिलती है? पंचायत। कई बार एक गांव में आपको एक पंचायत देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ गांव एरिया वाइज इतने छोटे होते हैं कि दो या दो से ज्यादा गांव की एक पंचायत भी हो सकती है। बड़े विलेजेस में हर एक गांव में एक पंचायत आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एरिया वाइज छोटे विलेजेस में दो या दो से ज्यादा गांव की भी एक पंचायत हो सकती है। इसके अलावा जो पंचायत का टर्म होता है वो 5 साल का होता है। जैसे लोकसभा, विधानसभा, इन सब का टर्म कितना होता है? 5 साल। उसी तरीके से पंचायती राज यानी कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायत का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। और अगर 5 साल से पहले कोई स्टेट पंचायत गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देती है, यानी कि पंचायती सरकार को भंग कर देती है, उसको हटा देती है, तो नई पंचायत के लिए इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, पंचायत का टर्म 5 साल है, लेकिन 5 साल से पहले किसी भी रीजन से अगर पंचायत को रिमूव किया जाता है तो नई पंचायत के लिए इलेक्शन 6 महीने में हो जाने चाहिए। और ये जो नई पंचायत आएगी ये बचे हुए टर्म को कंप्लीट करेगी। देन ग्राम सभा, भाई पंचायत का इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई वोट भी डालेगा, और सेम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोट डाला जाता है, यानी कि जिन लोगों की एज 18 या 18 से ज्यादा है वो पंचायत के इलेक्शन में वोट डालते हैं, और उन्हीं वोटर्स की असेंबली को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। इन्हीं मतदाताओं की सभा को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा। इसके अलावा अगर हम रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में रूरल लोकल गवर्नमेंट आज के टाइम पे पंचायती राज जो है वो 3 लेवल पे है, 3 स्तर पे है। ठीक है, गांव के लेवल पे यानी कि विलेज के लेवल पे जो हमें पंचायत देखने को मिलती है उसको आप कहते हो ग्राम पंचायत। ग्राम का मतलब गांव होता है। देन बहुत सारे गांव को क्लब करके जो बनता है वो होता है ब्लॉक, और ब्लॉक लेवल पे जो हमें पंचायत देखने को मिलती है, रूरल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, उसको आप कहते हो पंचायत समिति। और बहुत सारे पंचायतों को क्लब करके हमारा जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट बनता है, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो रूरल लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं जिला परिषद। हिंदी में भी जिला परिषद, इंग्लिश में इसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कह दिया जाता है। तो ये पंचायत के 3 लेवल हैं, और पंचायत के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझनी है क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं एज अ क्वेश्चन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हमने ये पढ़ा कि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लेवल पे पंचायत होती है, और शहरों के लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके भी 2 पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें छोटे शहरों की, तो छोटे शहरों के लेवल पे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है उसको कहा जाता है म्युनिसिपैलिटीज, और म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है वो होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और ये पॉलिटिकल हेड होता है। लेकिन अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों के लेवल पे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, शहरी स्थानीय सरकार होती है, उसको हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अध्यक्ष यानी कि हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।